सर ऑडियो नहीं आ रहा है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आगामी वार्षिक लेखाबंदी की तैयारी में जुटे होंगे और जो लक्ष्य रह गए हैं उनको पूरा करने में भरसक प्रयास कर रहे होंगे और जो आखिरी दांव होगा उसको खेल रहे होंगे, क्योंकि परिणाम को ही प्रणाम किया जाता है, उसी को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल वगैरह जो है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं और साल भर की मेहनत भी है और इसके लिए आप लोग अथक परिश्रम भी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है सुधीर जी? जी सर, अब आ रही है सर, बिल्कुल आ सर। रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी, वाह बहुत बढ़िया। सुधीर कैसे हो? हम्म। बढ़िया सर, बढ़िया सर, आप बताइए सर। बहुत मैं अच्छा भी सर। बढ़िया। मैं बोला चलो आज थोड़ी देर बात करते हैं, आप लोगों को शीतलता देते हैं बातों की और एक नया टॉपिक पे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ सिखाते हैं। रविंदर जी, वाह वाह, आवाज आ रही, बोल रहे हैं, है ना? तो ये एक नया टॉपिक है जो CCORS पर हम लोग चर्चा करेंगे। CCORS का फुल फॉर्म है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सिस्टम। बैंकिंग इंडस्ट्री में जब हम होते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, है ना सुधीर? बैंक जाता है, बैंक से आने जी के बाद सर। कुछ ना कुछ बदल जाता है। अभी भी मैं बता रहा हूँ 50 चेंजेस हो चुके हैं। धीरे धीरे समय मिलते मिलते मैं आपको बताते जाऊंगा। तो जब भी सेशन में आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया जो है मुझे मिलता है। अभी बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। कुछ दिन क्लोजिंग हो जाने के बाद फिर हम लोग और भी सेशंस रखेंगे। आज उन चेंज में से एक चेंज ये भी है जिस पर हम कंटिन्यूअस क्लियरिंग और ऑन रिलेशन सिस्टम पे चर्चा करेंगे। तो मैं स्क्रीन साझा करता हूं और ये छोटा सा सेशन होगा, 20-25 मिनट का सेशन होगा, लेकिन एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। सुधीर जी, आप जानते होंगे कि आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले चेक क्लियरिंग सिस्टम होता था। शाखाओं में जो भी चेक कलेक्ट होते थे उनको एक क्लियरिंग हाउस होता था। हम्म। होता था ना? क्या सिस्टम होता जी था? सर। जी क्लियरिंग सर। हाउस होता था। क्लीयरिंग हाउस होता था जी। और क्लियरिंग हाउस में क्या करते थे कि वो सारे चेक जो है इकट्ठा होते थे और पंजाब नेशनल बैंक का वो पंजाब नेशनल बैंक लेके चला जाता था, SBI का SBI ले जाता था, और फिर उसके बाद अगले दिन मुलाकात होते थे, कौन कौन से चेक पास हुए उनके पैसे लेके आता था और एडजस्ट होते थे। मान लीजिए 1 लाख के इनवर्ड हैं, 50,000 के आउटवर्ड हैं, तो 50,000 लेन देन हो जाते थे, बाकी आप हिसाब किताब कर लेना, इस तरह का होता था। फिर परिवर्तन हुआ, नया सिस्टम जिसको आप क्या बोलते हैं, चेक कलेक्शन पॉलिसी आया। चेक कलेक्शन जी पॉलिसी, उसमें जो जुड़े हुए ज़्यादा सवाल आते हैं ना चेक कलेक्शन पॉलिसी में, आपको याद है ना? चेक जी सर। कलेक्शन पॉलिसी क्या आया? मतलब अभी से 20 साल पहले का अगर देखेंगे तो चेक कलेक्शन पॉलिसी में ये आया कि अगर कोई स्टेट कैपिटल में अगर कोई चेक कलेक्ट करता है तो 7 दिनों के अंदर आ जाने चाहिए, है ना, जिसको आउटवर्ड क्लियरिंग सिस्टम बोलते हैं, OCC। और अगर कोई मेजर सिटीज में है तो 10 दिन में हो जाने चाहिए कलेक्शन। और अगर अदर सिटीज हैं तो कितने दिन में होने चाहिए सुधीर? अदर सिटी हैं तो 14 दिन में होने चाहिए। 14 दिन में के अंदर हो 14 दिन जाना में चाहिए। मैक्सिमम कलेक्शन हो जाने चाहिए, बराबर है? PPT जी आपको दिख सर। रहा है सुधीर जी? PPT आपको दिख रहा है हाँ स्क्रीन? सर, आप दिख रहे हैं, आपकी आप नहीं दिख रहे सर। मैं जी नहीं सर। दिख रहा हूँ? हाँ, अभी आप दिख रहे हो ना, तो मैं कैसे दिखूंगा? है ना? तो जी या सर। तो जो बात करेगा वो दिखेगा, है ना? जी सर। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एक सेकेंड, हाँ। अ, 3 कैटेगरी थे। स्टेट कैपिटल में 7 दिनों के अंदर चेक कलेक्ट हो जाना चाहिए, और मेजर सिटी में 10 दिनों के अंदर, और आपके अदर सिटी में 14 दिनों के अंदर। अगर इसमें डिले हुआ 14 दिन का, तो डिले हुआ तो क्या करते थे, सेविंग का इंटरेस्ट देते थे। 14 दिन से ज़्यादा और 90 दिन का डिले हुआ तो फिक्स डिपॉजिट की रेट से इंटरेस्ट कंपनसेशन पे करते थे। और 90 दिन से ज़्यादा डिले हुआ तो फिक्स डिपॉजिट प्लस 2% के आधार पर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते थे, बराबर? ये तो याद होगा सबको, जी सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। अगर CCOD का खाता है तो जो CCOD में ब्याज दर लगा है, 12% लगा है, 10% लगा है, तो उसका 2% एडिशनल आप डिलीट पीरियड का देते। अब फिर उसके बाद एक परिवर्तन आ गया 2010 में। क्या परिवर्तन आया सुधीर, बताइए? CTS लागू हो गया CTS सर, आ चेक। गया। जी सर। CTS आ गया। CTS आने के बाद जो RBI ने कहा कि सभी बैंकों का एक चेक का फॉर्मेट यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उनका साइज होना चाहिए, उसमें जो
करेक्टरिस्टिक्स है वो एक समान होना चाहिए। और कलर भी डिसाइड किया, सेविंग का कलर का चेक जो है येलो टाइप का होगा, है ना, इस तरह का जो है सेम जो है कलर कॉम्बिनेशन या फॉर्मेट उसका सही किया गया, ताकि उसको फास्ट क्लियरिंग के तहत इलेक्ट्रॉनिक इमेज के माध्यम से क्लियरिंग में प्रेजेंट किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम लाया जिसको सीटीएस कहते हैं, और सीटीएस का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंक्शन सिस्टम। जी सर। अब सीटीएस आने के बाद क्या हुआ कि जो भी फिजिकल चेक कलेक्टिंग बैंक में जमा होगा कलेक्शन के लिए, तो वो कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी होगी उसका जेन्युइननेस चेक करने के लिए, यूबी लैम्प से चेक करेगा और थोड़ी सी जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं उसको चेक कर लेगा, इन एपरेंट टेनोर में चेक सही है कि नहीं, चेक जो है चेक कर लेगा। फिर उसके बाद उस चेक को क्या करेगा सुधीर, उस चेक को वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज इमेज चेंज करेगा, मतलब कन्वर्ट कर स्कैन देंगे जी। करेगा, है ना, फास्ट स्कैनर क्लियर स्कैनर है, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो उनके सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच में उसको अपने पोर्टल में पंच कर देगा। तो सीटीएस जिसको चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम कहते हैं ये लाया गया ताकि फास्टली चेक कलेक्शन हो और किसी तरह का फ्रॉड ना हो, फास्ट तरीके से डिस्पोजल हो जाए, इसके लिए चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम लाया गया। इसमें लाने के बाद क्या हुआ कि 11 बजे से पहले अगर कोई चेक जमा किया शाखा में, तो वो चेक का कलेक्शन T+1 डे में होगा। मतलब आज 11 बजे से पहले ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला है या चेक जमा किया है, तो आज के आज कलेक्शन में चले जाएगा, और टी मतलब आज का, और कल T+1 डे में भुगतान आ जाएगा। अगर वो 11 बजे के बाद चेक जमा किया है, तो T+2 डे में जो है चेक कलेक्शन का पैसा आ जाना चाहिए, और बाकी डिलेड हुआ तो जो आपका कंपनसेशन रूल है वो काम करेगा। तो ये एक परिवर्तन हो गया। पहले मैक्सिमम 14 दिन में कलेक्शन आता था अदर सिटीज में जब फिजिकल तरीके से चेक भेजते थे, तो अब सीटीएस में आते तो मैक्सिमम टाइम कितना हुआ सुधीर बताओ, T+2 वन डे। डे सर। टी जी सर। प्लस टू डे मैक्सिमम, मतलब आज जी 11 सर। बजे से पहले जमा किया तो T+1, वन डे। 11 बजे से बाद, और क्योंकि 4 बजे फिर आप बॉक्स खोलोगे तो T+2 डे, तो मैक्सिमम T+2 डे। तो ये जो है सिस्टम चल रहा है अभी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया सिस्टम प्रपोज किया है जिसको कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सिस्टम कहते हैं, और शॉर्ट में CCORS कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो मैं तो अभी जितनी सारी चीजें बताया एक जर्नी के माध्यम से बताया कि कैसे कैसे जर्नी होके यहाँ तक आया है। तो ये जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑन एंड ऑन रिलेशन सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम जो आया है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट है, वहां पर सिस्टम लिखा गया है वहां स्क्रीन पर, उसको सुधार दीजिएगा। क्या है सुधीर जी, ये जो CCORS का फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सिस्टम। सेटलमेंट है, सेटलमेंट सेटलमेंट है, है। सेटलमेंट है सर, सेटलमेंट ठीक है है ठीक एक्चुअल है। में, है ना, वहाँ सिस्टम लिखा गया है। तो सेटलमेंट इसलिए है क्योंकि देखो आजकल पेशेंस कम हो रहा है मनी में, जो पैसा ट्रांसफर में रेमिटेंसेस में आप इतना पेशेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मोड में इतने सारे पेमेंट मोड आ गए हैं कि अब जो व्यापारी या जो भी लेन देन कंसिडरेशन करते हैं उनके पास उतना पेशेंस नहीं है। तो उसको फास्ट करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट जिसको हम सिस्टम कह रहे थे उसको सेटलमेंट माने, क्योंकि फुल फॉर्म आएगा तो आप यही ही सही होगा जो यहाँ भी स्क्रीन पर दिख रहा है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट ही सही होगा। अगर सिस्टम डाल दिए तो गलत हो जाएगा। मैं फाइनल अपलोड करूंगा तो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या हुआ कि अगस्त 2024 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी वहां पर CCORS जो है कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट को जो है प्रपोज किया, ताकि क्लियरिंग और सेटलमेंट्स को जो है उसकी एफिशिएंसी को है इन्हांस किया जाए, और कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर किया जाए, साथ ही रियल टाइम और नियर रियल टाइम सेटलमेंट को इनेबल किया जाए। जिस तरह से RTGS, NEFT, UPI ये सारे चीज़ें बहुत फास्ट मोड पे होते हैं, ठीक उसी तरह चेक क्लियरिंग सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाने के लिए, साथ ही साथ
रियल टाइम या नियर रियल टाइम सेटलमेंट बनाने के लिए ये जो है नया प्रपोज किया गया, जिसको CCORS कहते हैं, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं। तो इसका उद्देश्य तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई साथी चेक देता है तो चेक कलेक्शन के समय जितनी जल्दी फास्ट तरीके से उसका कलेक्शन आ जाए, इसके लिए ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग जो है वो ट्रांजिशन जो प्रोसेस है वो सेम डे थ्रू आउट डे होना है, क्योंकि अभी मैंने बताया T+2 डे मैक्सिमम था इसके पहले CTS में भी। लेकिन ये जो CCORS है बोलता है कि आज के ट्रांजेक्शन्स प्रोसीड्स हैं आज ही हो जाने चाहिए। ऑन रिलेशन सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि फंड आज के आज क्रेडिटेड हो जाना चाहिए, कंफर्मेशन हो जाना चाहिए, आज चेक कलेक्शन में दिया और वो आज के आज सेटल हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए, या उसके कंफर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव वो आज के आज कंफर्म हो जाना चाहिए। और इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन और सीमलेस बैंकिंग सिस्टम कनेक्टिविटी के साथ जो है इसकी की फीचर है कि ये सिस्टमेटिक तरीके से हो, और इसके लिए सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच या बैंक के पास ऐसा रोबोट सिस्टम हो कि कनेक्टिविटी के साथ कि वो सारी चीज़ें इतनी फास्ट गति से हों। कोई स्कैन होके चेक कलेक्ट करने के लिए देता है तो उसके चेक स्कैन होके जो ड्रॉयर बैंक है उसके पास चला जाए और वहां से कंफर्मेशन आ जाए सेम टाइम में फास्ट स्पीड स्पीड से कि उसके खाते में बैलेंस है कि नहीं, डेबिट आ जाए, और वो जिस ने कलेक्शन के लिए डाला है उसके खाते में क्लियर हो जाए। इस पूरे प्रोसीजर को सरल तरीके से बनाने के लिए इसको लाया गया है। तो बेनिफिट ऑफ CCORS जो है ये क्या है? फास्टर सेटलमेंट है, ट्रांजैक्शन टाइम को रिड्यूस करता है, रिस्क मिटिगेशन करता है, इंश्योर फंड्स आर सेटल पोस्ट रिलेशन, आज चेक लगाया आज उसके खाते में पैसा जो है कितनी फास्ट गति से जमा होगा आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रिस्क मिटिगेशन और इम्प्रूव लिक्विडिटी मैनेजमेंट को इन्हांस करता है, और मैनुअल इंटरवेंशन को रिड्यूस करता है, और जिस तरह से हम इंट्राडे फंड हैंडलिंग करते हैं उस इंट्राडे फंड हैंडलिंग को इम्प्रूव लिक्विडिटी के साथ जोड़ता है, क्योंकि आज चेक जमा किया आज ही चेक का निपटारा हो गया, या तो नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो क्रेडिट आ जाएगा, नेगेटिव आ गया तो चेक रिटर्न हो जाएगा। अब इसको क्या किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने? उसने ये कहा है कि चेक कलेक्शन जो है एक दिन में 6 बार होंगे। कितने बार होंगे सुधीर जी? चेक 6 बार कलेक्शन होंगे जो जी। है 6 बार होंगे। तो वो हावर्सली सेटलमेंट होंगे। हावर्सली सेटलमेंट मतलब 10 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1, ऐसे करते करते 4 बजे तक सेटलमेंट होंगे। 6 मतलब 6 सेटलमेंट होंगे। 6 सेटलमेंट होंगे। लास्ट सेटलमेंट जो है 3 बजे, अगर कोई चेक पोस्ट होता है तो वो लास्ट 3 से 4 बजे के बीच में होगा। और ये इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, बैंक्स को CCORS कोर बैंकिंग के साथ इंटीग्रेट करना होगा। मतलब कंटिन्यूअस जो क्लियरिंग ऑन एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट को बैंक के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और भारतीय रिजर्व बैंक और IT सिक्योरिटी नॉर्म्स को कंप्लायंस करना पड़ेगा, और जो वहाँ पर काम करते हैं उनको ट्रेनिंग और अवेयरनेस देना पड़ेगा। इसको क्या बोला है उन्होंने? रेगुलेटरी कंप्लायंस में सेटलमेंट रिस्क मैनेजमेंट को अलाइन करनी है, और रेगुलर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है इसकी डेली बेसिस पे करनी है, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में उसका अनुपालन हो सके। अब ये जो सेटलमेंट मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे ही चेक कलेक्शन होगा, इसका जो टाइमिंग है वो 1 1 घंटे का होगा। मतलब 10 बजे से लेके 11 बजे तक एक बैच होगा, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 13 बजे तक, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, मतलब 10 बजे से लेके 4 बजे तक हावर्सली ये प्रोसेस होगा। ये टाइमिंग है, साइकिल का है। उस पीरियड में जो चेक कलेक्शन होंगे उस साइकिल में पंच होंगे, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है जो आपको याद रखना है, वो रिस्पॉन्स टाइम है T+3 आवर्स। क्या है 3 आवर्स। सुधीर?
T+3 आवर्स। पहले कितना था? T+2 डेज था मैक्सिमम। अब उसको घटा के कितना कर दिया? T+3 आवर्स। मतलब कि अगर कोई चेक 10 बजे से लेके 11 बजे के आवर्स में प्रोसेस किया गया है तो उसका कलेक्शन या रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो 14 बजे तक होगा। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि उतने समय में जो ड्राई बैंक है, वहाँ पर ड्रायर बैंक है, वो जो है रिस्पॉन्स कर देगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम पूछा जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चेंज आया है ये असली चेंज है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि T+3 आवर्स में इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। T+3 आवर्स में रिस्पॉन्स आएगा। और इसके कितने बैचेस होंगे? 6 साइकिल होंगे। एक दिन में 6 साइकिल में ये CTS के चेक प्रोसेस किए जाएंगे, पंच किए जाएंगे, और उनका रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स होगा। लास्ट जो बैच होगा वो 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होगा। लेकिन ये बात कही गई है कि 3:30 बजे के बाद अगर कोई चेक प्रोसेस होता है तो वो नेक्स्ट डे पे चला जाएगा। 3:30 बजे, 3 बजे के अंदर अंदर चेक हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सुधीर जी कि अगर आपकी शाखा में 3 बजे के पहले अगर कोई चेक जमा हुआ है तो उसका प्रोसेसिंग जाएगा 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। और 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में जाएगा तो वो प्रोसेस जो होगा वो 19 बजे तक हो जाना चाहिए, मतलब 7 बजे तक सात हो बजे जाना। तक। कितना? 7 बजे तक आप वो आ जाना चाहिए। तो ये जो है 3 आवर्स का जो है आपका टाइम है, क्योंकि 16 बजे इसका बैच है, 16 से लेके 3 घंटा लास्ट आवर्स का बैच के से 3 घंटा का रिस्पॉन्स टाइम है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 घंटे का ड्यूरेशन है ये इनका टाइम है, टी जिसको बोलते हैं टाइम। T+3 आवर्स में ये कलेक्शन होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट में जो भी चेक प्रोसेस किए जाएंगे वो 6 साइकिल में किए जाएंगे। हावरली साइकिल होंगे। 10 बजे से ये साइकिल स्टार्ट होगा और 10 बजे से 11 बजे तक पहला घंटा, ऐसे करते करते 3 बजे से लेके 4 बजे तक लास्ट आवर्स होगा। और उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा T+3 आवर्स। मतलब अगर कोई चेक प्रोसेस हुआ है 10 से 11 बजे में उस बैच में, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा 14 बजे तक। सामने वाला बैंक बता देगा खाते में पैसा है, डेबिट करके रिस्पॉन्स कर देगा, नहीं है तो भी रिटर्न कर देगा। तो ये T+3 डेज का इम्पोर्टेंट टूल है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव T+3 आवर, और टी का मतलब है टाइम। टाइम कितने हावर्सली टाइम है? 6 साइकिल के आधार पर इसका टाइम है। तो इसमें जो चैलेंजेस हैं वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि एक छोटा सा ये टॉपिक था जिसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि CCORS में अब फास्टली या रियल टाइम या नियर बाय रियल टाइम सेटलमेंट के लिए चेक कलेक्शन के प्रोसेस को रोबोस्ट बनाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटीग्रेशन के साथ CCORS इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि बहुत फास्टली तरीके से चेक कलेक्शन हो। और इनमें जो चैलेंजेस है वो क्या क्या होंगे? IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे ग्रिड फेल हो गया सुधीर, है ना? ग्रिड फेल हो गया, या सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हुआ, या कई बार ऐसा होता है ना उसके खाते में पैसा नहीं है फिर भी ATM से पैसा निकलता है, ऐसा कभी सुना है ना सुधीर जी? तो इसको बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन फेल्यूर। क्या होता है कि जो चेक्स होते हैं ना, उसके जो पैच होते हैं चेक करने का, बैलेंस चेक करता है फिर उसके बाद विड्रॉल की परमिशन देता है, वो उस पैच खराब हो गया उस दिन। तो सुधीर गया ATM में, 50,000 रुपये 40,000 रुपये विड्रॉ किया। फिर उसके बाद खाते में तो 5,000 बचना चाहिए। तो जाके फिर ATM डाला और बैलेंस चेक करने के बजाय 10,000 का विड्रॉल भर दिया, 10,000 फिर निकल गया, अरे पैसा तो है नहीं, फिर निकल रहा है। ऐसे करते करते निकालते रहे क्योंकि उस दिन जो फेल हो गया था। तो इसमें चैलेंजेस है ये कि सिस्टम इंटीग्रेशन में अगर कोई चैलेंज हुआ है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर स्टाफ ट्रेनिंग ठीक से नहीं है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग ठीक से नहीं है तो गलती हो सकता है ना? गलती हो सकता है। और रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे गलती क्या हो सकता है? गलती कैसे में, जैसे एक अभी एक गलती हुआ है जिसको मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। एक कस्टमर ने 5 मार्च 2025
2025 की तारीख का चेक 28 फरवरी 2025 को दे दिया। ठीक है सुधीर। जी सर। तो चेक में राशि कब का डला, चेक में डेट कब डला है, 5 मार्च आपका को एंटीडेट डला भी है। चेक हुआ है। लेकिन बैंक में जमा कर दिया उसने 28 फरवरी को, जी। और बैंक वाले ने उसको क्लियरिंग में लगा भी दिया। तो उसके साथ और भी चेक थे 28 फरवरी, लेकिन एक चेक था 5 मार्च वाला भी था। मतलब वो पोस्ट डेटेड चेक था और सेम डे क्लियरिंग में लग गया। अब क्लियरिंग में लग जाने के बाद वो एक तो लगाया उसने चेक करके गलत, वो लग गया, लेकिन यहाँ पास करने वाला भी यहाँ पर पेई बैंक ने इसको पास कर दिया उसको, मतलब उसको जो है पास हो गया। तो ये वाला पार्ट आता है सेकंड, ऑपरेशनल एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर स्टाफ ट्रेनिंग या प्रोसेस इंजीनियरिंग थोड़ा सा देखना होता है। तो ऐसे केसेस में वो कस्टमर जो है ना, जैसे केस क्या था, एक पार्टी ने किसी को काम दिया था कि इस काम को कर लेगा 5 तारीख के पहले, तो ये चेक लगा देना। तो 5 तारीख के बाद ही तू पैसा लेना, काम कर ही रहे हो। तो उसने पहले ही चेक लगा दिया, पैसे मिल गए तो काम छोड़ के भाग गया। अब वो जो जिसका डेबिट हुआ है वो बोलता है मुझे पैसा वापस दिलाओ। अब बताओ, ये तो बहुत गलत हो गया। उसका चेक था 5 मार्च का, पेमेंट हो गया 28 तारीख का, ऐसा तो गलत हो गया, इसको वापस देना पड़ेगा, है ना। तो ये ऑपरेशनल एडजस्टमेंट है। ठीक उसी तरह का अगर सिस्टम में इंटीग्रेशन फेल हुआ तो ये चैलेंजेस हैं। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस है, कि हमारा रेगुलर ऑडिट है, मॉनिटरिंग है, अगर कहीं गड़बड़ हुआ है तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये कंक्लूजन है सीसीओआरएस का, छोटा सा टॉपिक था। सीसीओआरएस एक स्ट्रेटजिक मूव है ताकि फास्टर, सिक्योर, रिलायबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, और बैंकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और जो भी ग्राहक बैंक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता है, कंसिडरेशन होता है, और ये चेक लेन देन होता है, इस पेमेंट सिस्टम को स्पीड, उसको फास्टर तरीके से, सिक्योर तरीके से करने के लिए ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड ऑन रिलेशन सेटलमेंट की को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी मुख्य बात समराइज कर लेते हैं कि इसमें जो सेटलमेंट है 6 साइकिल में होंगे, 1 1 घंटे का 6 साइकिल होगा, और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा T+3 आवर्स में होगा। मतलब अगर 3 घंटे में नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आए तो वो पेमेंट हो करने पड़ेंगे उनको। ये जो है रिस्पॉन्स टाइम है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो ये आज के सेशन में ये CCORS का है। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं क्लोजिंग पे भी एक सेशन जो है आपको सिखा दूंगा कि अपने बुक्स में क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, या जो स्टेटसरी ब्रांच ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें तैयारी करनी चाहिए। तो कल मैं मतलब तैयार कर रहा हूँ। कल हम लोग 10 बजे मिलेंगे, तो मैं बताऊंगा कि एनुअल जो क्लोजिंग होगा उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। वैसे तो 5 चीज़ें देखनी होती है, लेकिन और एडिशनल उसमें जो इंसाइट है वो मैं बताऊंगा। 5 चीज़ें क्या देखनी होती है, पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L, तीसरा फॉर्म 111, चौथा टैक्स ऑडिट, पांचवा LFAR। ठीक है। तो और छठवां होता है क्लोजिंग एनुअल के एनेक्सर्स होते हैं, एनुअल क्लोजिंग के एनेक्सर्स होते हैं। और क्या क्या उसके चेक पॉइंट्स होते हैं, ऑडिटर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आधार पर ये मार्च क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप लोग चैट बॉक्स में जरा 5 10 लोग अगर थम्स अप या यस सर सीखना चाहते हैं बोलोगे तो कल तैयारी कर लूंगा, नहीं तो मैं ही पढ़ लूंगा, मैं ही सीख लूंगा, है ना। तो अच्छा रहेगा सुधीर, आपको कुछ जी आज। सर, जी सर, सीखना चाहते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। आज ये CCORS भले ही छोटा सा है, लेकिन कुछ तो जानकारी आपको मिला अच्छा सीखने के लिए, हैं। अच्छे लाल जी, कुछ सीखने मिला। आप तो अच्छा अभी दिखे हैं अच्छे लाल जी। सर प्रणाम, सर प्रणाम। सर अभी सर जुड़े, सर आज लेट हो गए सर। ओके, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना आप। जी छोटा सा सर, जी जी। सेशन है, लेकिन नई जानकारी है ना। जी सर। ओके। तो कल कितने, 5 10 आए कि नहीं, पांच भी, 6 लोग भी नहीं सीखना चाहते, हाँ एक सब ना एक्चुअल में ब्रांच मैनेजर के ऊपर छोड़ देते होंगे कि यार ऑडिट कराना ब्रांच मैनेजर का काम है करके, नहीं नहीं नहीं, है ना।
आप लोग को सिखा दूंगा, आप लोग खुद ऑडिट करा देना। ब्रांच मैनेजर बोलेंगे वाह यार, मैं एक कैसा स्टाफ पाया, जबरदस्त है ना। तो कल मैं आपको क्लोजिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है, क्या देखना है, कितना ऑडिटर से बोलना है, क्या चीज़ें अपने पास रहनी चाहिए जिससे कि हम ऑडिटर अगर कोई तर्क कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो उसको सकारात्मक तरीके से रखेंगे, इस पर सीखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक अच्छा नया मतलब ताज़ा टॉपिक पर। मैं आपको सिखाऊंगा मार्च क्लोजिंग के एनुअल एक्टिविटी पर, जो प्रॉपर तरीके से जो एसओपी होता है वो उसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे ब्रांच में, ताकि हमारा मार्च क्लोजिंग अच्छे से हो। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।